हमारे समाज में स्वार्थ ने बड़ा नुकसान किया है। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं तो पहले तो बाबा साहब के मिशन से जोड़कर प्रोजेक्ट करते हैं कि वो अम्बेडकरवादी है। फुले शाहू विचारधारा को लेके आते हैं, अम्बेडकरदारी विचारधारा को लेके आते हैं। लेकिन एक मुकाम जब हासिल हो जाता है, लोगों में थोड़ी रिकॉग्निशन बन जाती है, तो फिर ये मनुवादी पार्टियों में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। दूसरा, बाबा साहब का नाम लेके लोग कांग्रेस की तरफ फिर से जाने लगे हैं। बाबा साहब ने कहा था मरते मर जाना, मगर 25 पैसे की कांग्रेस की मेंबरशिप भी मत लेना, क्योंकि कांग्रेस तुम्हारे हितों के विरोध में बनाई गई पार्टी है। ये मनुवादियों की, ब्राह्मणवादियों की पार्टी है। अब भाजपा तो थी नहीं, वरना बाबा साहब भाजपा के लिए भी यही कहते। पर काशीराम जी भी कहा करते थे एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। पर बीजेपी SC ST OBC माइनॉरिटी की दुश्मन है, तो कांग्रेस कम से कम भी 1000 गुना ज्यादा दुश्मन है। ये जो राहुल गांधी ढिंढोरा पीट रहे हैं ना ओबीसी का, एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए। आप मेरे से इसी चैनल पे बात कर लेना। पूरे देश के ओबीसी का बचा खुचा थोड़ा बहुत जो अस्तित्व है, वो कांग्रेस बात पूरी तरह निस्तो नाबूद कर देगी। बाबा साहब ने, फुले साहब ने, सबने कांग्रेस के विरोध में बात की है। मगर हमारे कुछ बुद्धिजीवी जो खुद को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, बाबा साहब से भी ज्यादा, वो कांग्रेस का समर्थन करते हुए ये दलीलें दे रहे हैं कि हमारी थोड़ी बहुत जो तरक्की हुई वो कांग्रेस की वजह से हुई। आर्मी में कोई पीठ दिखाता है तो उसको गोली मार दी जाती है, या आर्मी में कोई भगोड़ा होता है या दुश्मन से मिल जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। बिल्कुल उस तरह के प्रावधान आपको अपने सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में करने पड़ेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट अशोक बसोत्रा, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, इस समय देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर जो अपने आप को बहुजनवादी, अम्बेडकरवादी या सामाजिक न्याय के योद्धा बता रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हीं पार्टियों में जाके शामिल हो जाते हैं जिन हमारे समाज के साथ धोखा करती हैं और धोखा करती आई हैं, और जिन पार्टियों का विरोध हमारे महापुरुषों ने बड़े पैमाने पर किया था, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन वर्तमान में देखने को मिलता है कि जब उनके फॉलोअर इकट्ठा हो जाते हैं, समाज को गुमराह करके वो लोग उन्हीं के खेमे में जाके काम करने लगते हैं। तो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है कि अभी वो लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी को लेकर तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक योद्धा जो अभी भी जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, खास करके बहुजन समाज के लिए, वो लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? देखने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर जो बहुजनवादी और अम्बेडकरवाद की बात करते थे, वो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में जाकर खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे समाज में स्वार्थ ने बड़ा नुकसान किया है। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं, खुद को पहले तो बाबा साहब के मिशन से जोड़कर प्रोजेक्ट करते हैं कि वो अम्बेडकरवादी हैं। फुले शाहू विचारधारा को लेके आते हैं, अम्बेडकरदारी विचारधारा को लेके आते हैं। लेकिन एक मुकाम जब हासिल हो जाता है, लोगों में थोड़ी रिकॉग्निशन बन जाती है, तो फिर ये मनुवादी पार्टियों में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। बड़े पैमाने पे कांग्रेस में अब हम देख रहे हैं एक बहुत फ्लो है SC ST OBC का, खास करके SC वर्ग के जो बड़े बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, वो बड़ी तेजी से कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सबको शायद ऐसा लगने लगा है कि अब भाजपा के दिन ज्यादा नहीं बचे, और जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, भाजपा शायद चली जाएगी तो अब कांग्रेस आएगी। तो कांग्रेस में जाके वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है वहां कैटर कर सकते हैं। आप जानते हैं BSP ने जितने भी बड़े नेता पैदा किए, बाद में आगे चल के वो कांग्रेस या बीजेपी में गए। कुछ तो कम्युनिस्ट भी बने, कुछ रीजनल मनुवादी पार्टियों में भी गए। इसी तरह बाबा साहब की पार्टी में जितने लोग थे, बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बनाई थी लास्ट में, तो बाबा साहब के जाने के बाद वो भी कांग्रेस में, ज्यादा कांग्रेस से समर्थन में चले गए या फिर मनुवादी पार्टियों में चले गए। अब इसमें दो तरह के विचार मेरे मन में आते हैं। एक तो ये कि बसपा भी कहीं अब हमारे समाज के हितों की बहुत बुरी तरह से अनदेखी कर रही है। उसने अपनी बेसिक विचारधारा जो है, आइडियोलॉजी है, उसको छोड़ दिया है। अब वो बहुजन की पार्टी नहीं रही, सर्वजन की हो गई है, यानी अपर कास्ट लोगों की पार्टी हो गई है। और जिस लक्ष्य को लेके बसपा बनाई गई थी, अल्टीमेटली वो लक्ष्य था व्यवस्था परिवर्तन का, जिसके मुताबिक समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना हमने करनी थी। मगर अब वही बसपा जो है वो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है के नारे लगाती है, ब्राह्मणों के बड़े बड़े पंडाल लगाती है, क्षत्रिय वैश्य के आगे जाके नतमस्तक हो जाती है। तो वो जो विचार था, जो बाबा साहब का विचार था, जिसको लेके बामसेफ बनी, फिर DS4 बनी और उसके बाद बसपा बनी,
अब वो विचार बसपा में नहीं देखने को मिल रहा है, और उसके अलावा जो एक दो पार्टी और उभरी है, उसका भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है वो पीछे आरएसएस से या मनुवादियों से है। बड़े बड़े उनके नेता भी कभी मिश्रा जी की कंपेन करने जा रहे हैं, तो कभी पांडे जी के कंपेन करने जा रहे हैं। तो उनका भी अस्तित्व वैसा ही है जैसे बिन पैंदे के लोटा या थाली के बैंगन एक शब्द है, वो उन पे फिट बैठा है। तो एक तो हमारी अपनी मूवमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, धराशायी हो गई, एक बार फिर खत्म हो गई। तो वो भी एक कारण है कि बहुत सारे लोग अब इधर-उधर भटकने लगे हैं। दूसरा, बाबा साहब का नाम लेके लोग कांग्रेस की तरफ फिर से जाने लगे हैं। बाबा साहब ने कहा था मरते मर जाना, मगर 25 पैसे की कांग्रेस की मेंबरशिप भी मत लेना, क्योंकि कांग्रेस तुम्हारे हितों के विरोध में बनाई गई पार्टी है। ये मनुवादियों की, ब्राह्मणवादियों की पार्टी है। तब भाजपा तो थी नहीं, वरना बाबा साहब भाजपा के लिए भी यही कहते। और मान्यवर कांशीराम जी भी कहा करते थे, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। मगर अल्टीमेटली आगे चल के बसपा ने इन दोनों से कंप्रोमाइज भी किया। तो कुल मिला के मुझे लगता है 2 रीज़न्स हैं। पहला तो ये कि अब हमारी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी फील्ड में रही नहीं, जो क्रेडिबिलिटी के साथ खड़ी हो। जहाँ पर स्वार्थ छोड़कर करीब 150-200 लोग मिशनरी मरने-मिटने को तैयार होकर उस पार्टी को खड़ा करें और उसमें बैठे रहें और टिके रहें और मनुवाद और ब्राह्मणवाद को सीधी टक्कर दें। तो ऐसी कोई पार्टी अब हमारे पास है नहीं। वो बनानी पड़ेगी, तो शायद लोग जो हैं वो इस तरफ आएँगे। दूसरा, जो बुद्धिजीवी है ही बेईमान, जो मौके की तलाश में रहता है। अब कइयों ने बसपा को भी तो लॉन्चिंग पैड बनाया। तो जो मौके की तलाश में रहने वाले लोग हैं, वो उसी तरफ चलेंगे जिस तरफ सरकार बनाने वाली पार्टी उनको मिल जाएगी, ताकि उनको हिस्सा मिल जाए, वहाँ पे कुछ टुकड़ा मिल जाए, कुछ थोड़ी बहुत उनकी पर्सनल जो रिक्वायरमेंट है, बच्चे सेटल हो जाएँ, घर अच्छा बन जाए, पैसे अच्छे आ जाएँ, अच्छा-सा मकान, अच्छी-सी गाड़ी, अच्छी-सी बीवी की साड़ी, गहने, तो वो सारी उनकी रिक्वायरमेंट जो पूरी कर दे। तो कुल मिला के 2 चीज़ों के नतीजे में ये भगदड़ मची हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वार्थी लोग हैं, जो अल्टीमेटली बाबा साहब के नाम पे आगे आए और बाबा साहब के बताए रास्ते पे ना चलते हुए, जो उन्होंने मना किया था कि कांग्रेस के 25 पैसे के मेंबर तक मत बनना, तो उसके वो नेता बनने चल पड़े हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, सर अभी आपने बाबा साहब की कुछ बातों का ज़िक्र किया, वो लोग उन लोगों का ये कहना है कि आज की डेट में जो बीजेपी है, जो आज सारा आरक्षण खत्म कर दे रही है, स्कूल और कॉलेजों के दरवाजे बंद कर दे रही है बहुजन समाज के लिए, यही वो कांग्रेस है जिसने तमाम ऐसी सुविधाएँ जो बहुजन समाज के लिए लेकर आई और हम लोगों के रास्ते वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की देन है कि हम लोग नौकरियों में आए। उन लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाएँगे? वो लोग ऐसा प्रचार करेंगे कि कांग्रेस की देन है कि जो नौकरियों में आए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार की व्यवस्था बहुजनों के लिए हो पाई, तो कांग्रेस की देन है। उनका ये मानना है कि जो बहुजन समाज के तमाम जो जिन लोगों ने 108 वर्ष की आंदोलन लड़ा, चाहे फुले साहब हो छत्रपति साहू जी महाराज, या तो उनको बहुजनों का बहुजन महापुरुषों का इतिहास नहीं पता है, या तो वो सारा क्रेडिट जो है वो कांग्रेस को देना चाहते हैं, नेहरू एंड गांधी की कंपनी को। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की फॉर्मेशन जो है 1885 में हुई थी, और ब्राह्मणों ने एक अंग्रेज को इसका हेड बनाया था, उसका नाम था एओ ह्यूम। एओ ह्यूम को हेड बना के बाकी सब ब्राह्मणों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। और बहुत कम लोगों को ये ज्ञात होगा कि ये क्यों बनी। बेसिकली फुले, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले की मूवमेंट पूरे भारत में फैल चुकी थी और बड़े पैमाने पे जो है ब्राह्मणवाद को टक्कर दे रही थी। और फुले साहब ने 1885 में एक मेमोरेंडम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपा था, जिसमें उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए कंपल्सरी करने की एक डिमांड रखी थी, और रिजर्वेशन के प्रावधान एस सी एस टी ओबीसी के लिए करने की एक डिमांड रखी थी। इसके अलावा और भी उनकी कुछ मांगे थी, मगर ये दो मुख्य मांगे थी। उनका एजुकेशन पे बड़ा फोकस था, और उनकी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी पे भी बड़ा फोकस था। अब अंग्रेज उन दिनों उदारवादी थे और एस सी एस टी ओबीसी का काफी इस्तेमाल कर रहे थे पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए। तो वो थोड़े कृतज्ञ भी थे। वो चाहते थे कि फुले साहब की ये बात मान ली जाए। ब्राह्मणों को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने फुले साहब के काउंटर में एक मूवमेंट खड़ी करने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया। तो कांग्रेस पार्टी का गठन ही हमारी बर्बादी के लिए हुआ था, पहले हमें ये समझना होगा। आगे चलकर यही कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण महासभा को हिंदू महासभा में कन्वर्ट करती है, फिर आरएसएस को लॉन्च करती है, और हमारे पैरेलल एक सरकार चलाने के लिए पहले दिन से प्रयासरत हो जाती है। आज की तारीख में भी अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो 160 एमपी कांग्रेस का ही बीजेपी में है,
जो हमारी बर्बादी में 24 घंटे काम कर रहा है, लगा हुआ है। दूसरी बात, कांग्रेस ने एससी एसटी का तो जो नुकसान करना था वो किया। हमारे माइनॉरिटी में जो मुस्लिम आते हैं 1947 में प्रशासन में वो 40% थे और अब वो 1% हैं। तो 39% जो मुस्लिम प्रशासन से गायब हुए, अब 98% मुस्लिम भी तो एससी एसटी ओबीसी से हैं। तो वो जो 98% मुस्लिम है वो उन्हीं मुस्लिम का हिस्सा है। तो वो जो 40% से 1% पे कांग्रेस ने लाए, तो वहां पर भी मनुवादियों का साथ दिया और मूल निवासी बहुजनों का हितों की बर्बादी की। दूसरी बात, एससी एसटी के साथ उनको गले से लगाया, उनका वोट बैंक आपने साथ ले लिया और लगातार उनका शोषण दोहन करते रहे। आप देखिए 8-8 साल की बच्चियों का आज भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और कई इलाकों में उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में भी बलात्कार होता है और उनको मार के पेड़ पे टांग दिया जाता है, एफआईआर तक नहीं लगती आज की तारीख में भी। तो ये सिर्फ भाजपा की देन नहीं है, पिछले 75 साल में कांग्रेस का लंबा शासनकाल रहा है, करीब 55 से 57 साल कांग्रेस सत्ता में रही है केंद्र में, और तकरीबन सब राज्यों में भी पहले कांग्रेस ही हुआ करती थी। अब एक और मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं विवेक जी, आप थोड़ा गौर करिएगा। मंडल कमीशन से पहले एक काका साहब कलेलकर कमीशन भी नेहरू जी के टाइम पे बना था, उसको धराशायी कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया ताकि ओबीसी को उनके हक अधिकार न मिले। फिर आगे चलकर फिर जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो मंडल कमीशन का गठन हुआ, और आपको याद होना चाहिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में कांग्रेस ने डाल दिया था। वो तो वीपी सिंह की मजबूरी की गवर्नमेंट थी जिसमें ओबीसी का बहुत बड़ा समर्थन था, तो मजबूरी में माननीय वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको लागू किया। अब आप अंदाजा लगाइए 1990 में ये मंडल कमीशन लागू हुआ, 1992 में सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट भी आ गई, जितना मुझे याद है 19 नवंबर 1992 को आ गई थी। आज 2025 में भी ओबीसी को 27% जो उनकी पॉपुलेशन से आधे से भी कम है वो भी नहीं मिल रहा। अंदाजा लगाइए आप। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो 2% मिलता था, फिर 4, फिर 8 जब किया तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी उसमें घुसेड़ दिए। अब ओबीसी को जम्मू कश्मीर में एक भी सीट कहीं नहीं मिलती, ना मेडिकल में, ना इंजीनियरिंग में, ना पुलिस में, ना शिक्षकों की भर्ती में, कहीं नहीं मिलती। और जब मैं पंजाब में जाता हूं तो वहां भी मैं ओबीसी का यही हशर देखता हूं, हिमाचल में भी यही हशर देखता हूं, पूरे भारत में मैं घूमता हूं, ओबीसी की बर्बादी में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो इन हालात में अगर बीजेपी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की दुश्मन है तो कांग्रेस कम से कम भी 1000 गुना ज्यादा दुश्मन है। ये जो राहुल गांधी ढिंडोरा पीट रहे हैं ना ओबीसी का, एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, आप मेरे से इसी चैनल पे बात कर लेना, पूरे देश के ओबीसी का बचा खुचा थोड़ा बहुत जो अस्तित्व है वो कांग्रेस बार पूरी तरह निस्तो नाबूद कर देगी, क्योंकि इसी ओबीसी ने भाजपा को सत्ता में लाया था। तो ओबीसी को ये बर्बाद कर देंगे। इस तरह से अगर आप सही ढंग से देखें तो बाबा साहब ने, फुले साहब ने, सबने कांग्रेस के विरोध में बात की है, मगर हमारे कुछ बुद्धिजीवी जो खुद को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं बाबा साहब से भी ज्यादा, वो कांग्रेस का समर्थन करते हुए ये दलीलें दे रहे हैं कि हमारी थोड़ी बहुत जो तरक्की हुई वो कांग्रेस की वजह से हुई। जबकि सच्चाई ये है कि बाबा साहब संविधान लागू होने के तकरीबन 6 साल 7 साल बाद मरे, उनका परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनके प्रेशर में जो सारे रास्ते खुले थे। उसके बाद प्यारी वी रामास्वामी मूवमेंट थी, अर्जक संघ की मूवमेंट थी, ओबीसी की कुछ मूवमेंट साउथ इंडिया में थी, कुछ बाकी एरियाज में भी ओबीसी राजे महाराजे जो थे उनका प्रभाव था। तो उस प्रेशर में थोड़ा सा डेमोक्रेसी का फायदा हमें मिला, इसमें कांग्रेस का योगदान जीरो, बिल्कुल जीरो है। आप देखिए कांग्रेस के टाइम में तो मुख्यमंत्री भी सारे ब्राह्मण होते थे, कभी ओबीसी मुख्यमंत्री भी कोई नहीं बन पाता था, तो प्रधानमंत्री तो नेहरू और इंदिरा और वही सब रहे। तो कुल मिला के कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का बर्बादी का रास्ता ही खोला और इनको निस्तो नाबूद ही किया, बर्बाद ही किया, इनकी भलाई का कुछ नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने बता रही है मुसलमानों का क्या किया, और मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी आज देख लीजिए, अभी आंकड़े आ गए थोड़े दिन पहले, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा।
दूसरी तरफ जिनकी पॉपुलेशन 4 से 5% है तथाकथित ऊंची जातियों की, उनका 80%, 90% कब्जा शासन, प्रशासन, न्यायपालिका पे है और 99%, 99% कब्जा मीडिया पे है और 100% कब्जा उनका जो है देश के साधनों संसाधनों पर है। इसके बावजूद उनको 10% ईडब्ल्यूएस दे दिया गया, वो लागू भी हो गया। उसको लागू करवाने में बीजेपी के जो एमपी थे, उनमें कांग्रेस के घर से आए हुए 160 एमपी भी थे। तो ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही परिवार का हिस्सा हैं। ये मनुवादी लोग एससी एसटी ओबीसी को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं करते। इसलिए कांग्रेस में जाना या बीजेपी में जाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने घर को आग लगाना। इससे ज्यादा मैं कुछ जी। नहीं कह सकता। जी, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जो जो भी लोग कांग्रेस और बीजेपी का ये तो ऑप्शन है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। वो जो जिन बहुजन समाज पार्टियों की बात कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, सपा और बसपा जो क्षेत्रीय पार्टियां जो बहुजनों की कह सकते हैं कि बहुजनों की पार्टियां हैं, लेकिन उनसे भी लोगों की उम्मीद तो केंद्र में तो कांग्रेस और बीजेपी या कांग्रेस यही खेल खेला जाता है। तो बहुजनों की या कह सकते हैं देश की जो 90% या 85% बिजली की बातें जो हम लोग करते हैं, उनकी कोई नेशनल पार्टियां केंद्र की चुनाव में तो निखर के आती नहीं है। लोग किस पर भरोसा करें और कैसे हम सत्ता में है और कैसे हम किन लोगों पे भरोसा करें, क्योंकि जिन पे भरोसा करते हैं वही लोग समाज को धोखा देने का काम करते हैं। तो दुश्मन तो तैयार है ना लोगों की यूज करने के लिए। अगर हम तैयार नहीं करेंगे दुश्मन तैयार ही करेगा। तो इस पर क्या जवाब है आपका सर? ऐसा विवेक जी, कुछ एक पार्टियां मूल निवासी बहुजनों की बहुत ही ईमानदार हैं। जैसे डीएमके आपके सामने है, उसके पीछे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है डीके, द्रविडियन कंसेप्ट पे बनी हुई वो पार्टी है और उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। बड़ी कोशिश की है मनुवादियों ने उनको हटाने की, वो उनसे हिल नहीं पाते। इसी तरह अगर आप बिहार की बात करें तो आरजेडी अच्छी एक पार्टी है जिसकी पैठ है पिछड़े वर्ग में भी और एससी एसटी में भी। इसी तरह समाजवादी पार्टी की भी अपनी एक पकड़ है। तो कुल मिला के शरद पवार की भी पार्टी आप देख लें, महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगी। इवन शिवसेना भी जो है वो बेसिकली ओबीसी ही है। बाला साहब ठाकरे काइस थे। तो कुल मिला के भारत में कुछ एक पार्टियां और भी हैं, जैसे पीपीआईडी एक पार्टी बनी हुई है जो बोरकर ग्रुप बामसेफ उन्होंने बनाई हुई है, उसमें भी अच्छे लोग हैं। और भी इस तरह की कुछ पार्टियां आई हैं। मगर अफसोस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इनका राष्ट्रीय लेवल पे कोई वजूद नहीं है। रीजनल लेवल पे थोड़ा बहुत वजूद इन पार्टियों का है, अस्तित्व है, मगर नेशनल लेवल पे ये अपने आप को स्प्रेड नहीं कर पा रहे। एक तो इनके पास सोच की कमी है, जिसको दूरदर्शी सोच कहते हैं, वो नहीं है। फिर कुछ फंडिंग की कमी है। इतना पैसा जितना भाजपा ने लूटा है और जितना कांग्रेस ने लूटा, ये नहीं लूट पाए, तो उतना पैसा इनके पास नहीं है कि पूरे भारत जैसे विशाल देश में, ये समृद्ध देश में अपना विस्तार कर सकते। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए एक पार्टी को प्रचार प्रसार के बड़े माध्यमों की जरूरत पड़ती है। और प्रचार प्रसार के सारे माध्यम जो बड़े लेवल पे हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो सारे मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी है। 99% ब्राह्मण बनिए का उस पर कब्जा है। इसको दूसरे लोग तो गोदी मीडिया कहते हैं, वो गोदी वोदी कुछ नहीं है, वो बेसिकली ब्राह्मण बनिया मीडिया है। तो ब्राह्मण बनिया मीडिया जो है इन पार्टियों का विस्तार उस तरह से होने ही नहीं देता, इनको प्रोजेक्ट नहीं होने देता। अब इनको चाहिए कि ये आपस में कंबाइन होकर 3 या 4 पार्टियां नेशनल लेवल की बना लें। बनाने के बाद पूरी ताकत लगा दें, लोगों का साथ सहयोग ले लें और बड़े लेवल पे अपने चैनल, अपने अखबार, अपने यूट्यूब चैनल, हर तरह के जो है आईटी सेल, वो सब बनाएं और बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार करें। और सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपना आधार फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा पे रखें और लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन का रखें। अल्टीमेटली जाति का विनाश जो है, वर्ण का विनाश जो है वो जरूरी है, उस पे फोकस करें और अपने लोगों के लिए लड़ मरें। और एक चीज इनकी और मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा, इनकी एक और रिक्वायरमेंट है। जैसे बामसेफ है, उसमें होल टाइमर हैं, घर बार छोड़ के कुछ लोग बिल्कुल चले जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। तो ऐसे ही डीके है, द्रविड़ कजागम, जो हमारी मूल निवासियों की है, उसमें भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो घर बार छोड़ के मरने मराने के लिए वहां बैठे हुए हैं और मिशन को चला रहे हैं। तो ऐसे ही पीपीआईडी के पीछे जो बामसेफ है, बोरकर बामसेफ, पहले वो भी हुआ करती थी, अब तो खैर उनके पास वैसे लोग ज्यादा रहे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि उनको चाहिए कि एक नेशनल लेवल की सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना ले, या तो डीके का ही विस्तार कर लें या बामसेफ ही फिर से बना के सब लोग एकजुट हो जाएं। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल की बना लें
पॉलिटिकल पार्टियां 4 या 5 नेशनल लेवल की बना लें और उसके बाद वो मैदान में उतरें और बाबा साहब और फुले साहब के दिखाए रास्ते पे चलते हुए अपने स्वार्थों को त्याग के, अपनी जान की आहुति दे के, सर धड़ की बाजी लगा के, पॉलिटिकली, सोशली और रिलीजियसली बड़े पैमाने पे काम करें। भारत को बुद्ध में भी करें, राजनीति में भी सक्रियता से भाग लें और सोशल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल की बना के उसको भी मजबूत करें। और जितने भी द्रोही हैं, जो हमारे मूल निवासी बहुजनों के लोग, मूल निवासी बहुजनों के हितों के विरोधी हैं, जो द्रोह करते हैं, उनका भी पूरा पक्का परमानेंट इलाज करें। वो जिंदा नहीं बचने चाहिए। घात करने के कुछ अरसे बाद ही उनका कुछ ना कुछ कर देना चाहिए और किसी एक को जिम्मेवारी लेके सजा भी काट देनी चाहिए। सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, शहादतें तो देनी पड़ेंगी, वरना हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होंगी। जैसे आर्मी में कोई पीठ दिखाता है तो उसको गोली मार दी जाती है, या आर्मी में कोई भगोड़ा होता है या दुश्मन से मिल जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। बिल्कुल उस तरह के प्रावधान आपको अपने सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में करने पड़ेंगे। हमें दुश्मन से लड़ना है तो आमने सामने लड़ना होगा। हमें उसको गालियां देके या उसकी बुराई करके कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें खुद में सुधार लाना होगा। राष्ट्रीय स्तर का सोशल ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय स्तर पे बौद्ध में भारत बनाने की एक कवायद, SC ST OBC के लोग जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन नहीं बने हैं उनको बुद्ध बनाने की कवायद, और राष्ट्रीय स्तर की 4 या 5 पार्टियां बनाकर मनुवादियों की पार्टियों को हाशिए पे ले जाना होगा और खत्म कर देना होगा। यही एक तरीका है, हम अपने मिशन में सफल हो सकते हैं। अन्यथा अभी मुझे लगता है 40-50 साल और लगेंगे। लोग तैयार हैं, यूथ तैयार है, पूरा देश तैयार है। सिर्फ लीडरशिप जो है वो कमजोर है, उसकी रीढ़ की हड्डी मुझे दिख नहीं रही। बिकने वाली लीडरशिप है, मरने मराने वाली नहीं है, सर धड़ की बाजी लगा के लड़ने वाली लीडरशिप नहीं है, सर कफन बांध के घर से निकलने वाली लीडरशिप नहीं है। उस लीडरशिप की कमी की वजह से फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा वाली पॉलिटिकल पार्टियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मैं आशा और विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं जल्द ही ऐसे लोग आगे आएंगे और हमारा मिशन सफल होगा और बाबा साहब के सपने को हम साकार कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो साथियों काफ़ी बेहतरीन तरीके से सर ने विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को जिस तरह बताने का काम किया, उस पर आप लोग अमल करेंगे। साथियों, जब-जब जागृति बढ़ती है, तो दुश्मन किसी न किसी षड्यंत्र से हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करता है। कभी आपको बीजेपी का चेहरा दिखाता है, तो कभी कांग्रेस का चेहरा दिखाता है। तो ये दोनों लोग आपस में जो गेम प्लान बनाते हैं, उसी में खेलते रहते हैं। कभी लोग कभी जैसे 10-15 साल बाद लोग एकदम उस पे लगता है कि कांग्रेस बहुत बुरी है, तो बीजेपी को चुन लेते हैं। तो लोगों को लगता है बीजेपी, अब लोगों को लग रहा है कि बीजेपी बहुत बुरा कर रही है, तो कांग्रेस को चुन लेते हैं। यही खेल लगभग 75-80 साल से चल रहा है। नेशनल लेवल पे कोई बहुजनों की पार्टियाँ अभी तक केंद्र की सरकार में नहीं पहुँच पाई। इन लोगों की मिलीभगत के कारण और तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट जो बहुजन समाज के हित की बातें करते थे, लेकिन अपनी जो सर ने कहा कि थोड़ी-सी लालच में और कहीं न कहीं जो टुकड़े फेंकते हैं, उसमें कहीं वो बिक जाते हैं और समझौता कर लेते हैं। इसी कारण ये तमाम समस्याएँ जो उत्पन्न होती हैं, तो इसी जो सर ने कही उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और बातचीत के दौरान सर ने जो कहा उस पर भी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल्य से नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार, जय भीम।